के बाद हम वापस आ चुके हैं प्रोग्राम उम्मीद में। मैं हूं हारून इकराम और हमारे साथ मौजूद है गेस्ट मैम साइमा। मैम साइमा जो है बड़ी कमाल की ट्रेनर है, लाइफ कोच है और इनसे हम मजीद जो गुफ्तगू करते हैं। मैम आप पिछले 15 साल से आप जो है वो टीचिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है। मैम मुझे प्रॉब्लम है रट्टे से, ठीक है, जो रट्टा जो हमारा सिस्टम जो रट्टा सिस्टम चलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो बच्चा है वो स्कूल जाता है तो टीचर की सुनता है, मदरसे में जाता है तो मदरसे वालों की सुनता है, वो किसी मजहबी स्कॉलर के पास जाता है तो उसका बयान सुनता है, और वो जो है वो सियासी लीडरों के नारे भी सुनता है। अब ये सुन सुन के वो बेचारा सुन ही पड़ गया, ठीक है ना। तो किसी तरह की कोई क्रिएटिविटी, कोई एक्सप्लोरेशन उस बच्चे में है नहीं। अब अगर हम देखें पेरेंट्स की तरफ देखें तो पेरेंट्स ने इस तरह करके समझा हुआ है कि अगर कोई पर्सन जो है, अगर कोई बच्चा है वो नंबर की गेम है, ठीक है, उनको ये लगता है कि नंबर जो है वो अल्टीमेट कैश में जाके कन्वर्ट हो गए, और जो बच्चे जो है वो अगर बच्चों के नंबर ना आए तो उन्हें मार भी पड़ती है, और जो है वो जो अगर बच्चा सेंसिटिव हो तो बच्चे को जो है वो बच्चा सुसाइड भी कर लेता है, बिल्कुल ठीक है ना। और इसके अलावा ये बात भी देखी गई है कि जो अदारे हैं, जो स्कूल्स है, वो कहते हैं कि आपने बच्चे की नेगेटिविटी नहीं बतानी जी। आपने बच्चे के जो है ना बच्चों की सिर्फ तारीफ करनी है, आपने बच्चों को इस तरह से शो करना है कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा बच्चा रट्टे से कैसे निकलेगा? देखिए हारून, ये आपने एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातों को एड्रेस कर लिया है। ओवरऑल यहाँ पे फिर मैं लाऊंगी ट्रेनिंग की और कोचिंग की फील्ड को। देखिए, जब हम ट्रेनिंग की फील्ड बेसिकली आई ही इसलिए है। अगर मैं आप छोटा सा आपको एक हिस्ट्री बता दूं, नॉर्मली जो दुनिया में सक्सेस का फॉर्मूला है वो ये है कि 15% जो है वो आपके एकेडमिक्स का रोल है उसकी सक्सेस में, अच्छा। और 85% ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, और ये 1990s में किसी टाइम हुई थी, 3-4 इदारों ने मिलके की थी, और उन्होंने बताया था कि ये 85% आपकी जो लाइफ स्किल्स होती हैं, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये जनरल स्किल्स ये काम आती हैं आपकी सक्सेस में। हमारे यहाँ अलमिया ये हुआ है कि सिर्फ एकेडमिक्स पे इतना जोर दे दिया गया है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती भी इसलिए है कि जब हम 15% पे जितना भी जोर लगा लेंगे वो ज्यादा से ज्यादा कोई 10%, 11%, 12% लेगा, बाकी 85% पे काम नहीं हो रहा। ना पेरेंट्स के लेवल पे हो रहा है, ना सोसाइटी के लेवल पे हो रहा है, और ना ही स्कूल लेवल पे हो रहा है। इसकी वजह से इस रटे से निकलने की वजूहात, ना निकलने की वजूहात यही हैं कि हमने माइंडसेट चेंज नहीं किए। जब हम माइंडसेट चेंज करेंगे, ट्रेनिंग्स शुरू होंगी, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि कैसे इस चीज से निकलना है, स्कूल्स को ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस जो है वो एकेडमिक से नहीं आती। तो फिर ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता होगा, इससे निकला जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, स्कूल्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और उसके बाद वो और आप कुछ जनरेशन ऐसी आपको मिलती है जो पॉजिटिव भी है, क्रिएटिव भी है, और इन चीज़ों से निकल गई है। ख़ास तौर पे जो अब की जनरेशन है वो इतना प्रेशर नहीं लेती है। हम एज ए पेरेंट शायद उन पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं। सही। अच्छा मैम, आप लाइफ कोचिंग करवाती हैं जी, ठीक है। लाइफ कोचिंग क्या होती है? देखिए, मतलब कोचिंग और ट्रेनिंग में फर्क क्या है बेसिक? जी मैं बताती हूँ। देखिए, ट्रेनिंग बेसिकली हम डिफरेंट स्किल्स लोगों को बताते हैं कि ये स्किल है और इसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, उनके नाम और उनको अडॉप्ट करने के तरीकेकार सिखाते हैं, और फिर ये अपनी अपनी कैपेसिटी है कि लोग किस तरह उसको लेते हैं। कोचिंग बेसिकली सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी प्रॉब्लम का शिकार है, ये तमाम लोगों के लिए है। 2 इसके मेजर काम होते हैं। एक तो ये होता है कि जो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल या कोई भी, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको कोई रुकावट जब आती है तो वो एकदम से स्टॉप हो जाते हैं कि अब आगे कैसे बढ़े। तो कोच का काम है कि उनके जहन में आई हुई उस फॉग को हटाना, ताकि वो रास्ता देख के खुद अपना काम कर सके। कोच कैसे करता है ये, मतलब तरीकाकार क्या है? हाँ, मैं इसको एड्रेस करने से पहले दूसरा जो कोच का मेजर काम है कि लोगों की हिडन पोटेंशियल को उसके अंदर से निकालना। कोच का तरीकाकार ये होता है कि वो एक Q&A के जरिए
1-to-1 सेशन होता है मोस्टली, और वो आपको ही मैक्सिमम बोलने तो ये का 1-to-1 कितनी देर का सेशन होता था? ये कम से कम जो है, या मैक्सिमम आप यूँ समझे कि घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही। ये इनफ है ह्यूमन ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसमें वो क्वेश्चनियर और एक तरीकेकार होता है इसका, जिसके जरिए हमने कुछ उनको नहीं बताना, हमने सिर्फ उनसे उनके अंदर से ही वो निकालना है जो उनके अंदर मौजूद है, जिसका उन्हें खुद भी पता नहीं होता। इतनी डिफिकल्ट फील्ड नहीं है ये, अब पाकिस्तान में इस पे काम शुरू हो गया है, ट्रेनिंग्स बहुत हो रही हैं, और उससे फिर वो उसको अपनी हिडन पोटेंशियल पता लगती है, और वो खुद ही अपने जो चैलेंजेस है उनके सॉल्यूशंस भी उसके पास खुद ही मौजूद होते हैं। मतलब कि आपने किसी से खुद ही जवाब निकलवाना जो है वो जी, उसके प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है वो आपने उसी से करवाने हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक। लेकिन मैम, अगर आपको नहीं लगता कि अगर बंदे को एक सोल्यूशन का पता है जी, तो वो फिर काम क्यों नहीं करता उस पर? मतलब कि अगर कोई पर्सन कहे कि मुझे एक बात का पता है कि ये सही है, तो वो आपके पास क्यों आएगा? जी, देखिए हारून, उसकी वजह यह है कि पता तो होता है लोगों को बेसिकली कि जो फर्स्ट स्टेप लेना होता है। एक अच्छा कोच वही है, उसका भी अगेन वही तरीका है, जैसे मैंने कहा कि फॉग, इंसान को अपनी वीकनेसेस पता होती हैं, लेकिन जब कोच आपके सामने फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के सारे सिनेरियोज रखेगा, तो वो एक स्टेज आती है कि वो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि हाँ, मैं ये करना है। कब से करना है? क्योंकि फिर एक सिनेरियो चेंज हो जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है। जब आप उसको पूछेंगे, उससे क्वेश्चनेयर के जरिए, उसकी बातचीत के जरिए उसको बताएंगे कि आप ये कब काम शुरू करेंगे, एक इसका तरीक़ाकार होता है। तो फिर काफ़ी चांसेस होते हैं, उसको टारगेट्स दिए जाते हैं, टाइम पीरियड दिया जाता है, और वो टाइम पीरियड भी कोच नहीं देता, वो अपने आप को खुद देता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए, एक आखिरी जो हद होती है उसमें ये होता है कि अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ को खुद ही इम्प्रूव ना करना चाहे, तो वहां जाके हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स, आप ये सबसे बड़ा सबूत है कि अगर कोई शख्स आपके सामने आके बैठ गया, तो इट मीन्स कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कैपेसिटी है, और वो दिल से कहीं चाह रहा है कि मैं इस मसले से या इस चैलेंज से बाहर निकल जाऊं। अच्छा मैम, कोचिंग की कितनी टाइप्स होती है? कोचिंग जी बहुत टाइप्स की होती है। अच्छा, अब मेरा सवाल इसके साथ ही जोड़ना कि कोचिंग की कितनी टाइप्स होती है, और कोचिंग जो है के लिए कोई कोच बनने की कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री, कोई एक्सपीरियंस चाहिए होता है? देखिए, पहले तो मैं कोचिंग की टाइप आपको बता दूं। कोचिंग की टाइप बहुत सारी हैं, जिसमें आप हेल्थ कोच हैं, आप लाइफ कोच बन सकते हैं, जिसमें आप जर्नल लाइफ के जो इश्यूज हैं वो कर सकते हैं। रिलेशनशिप कोचिंग स्पेसिफिक हो जाती है, बिजनेस कोचिंग है, एजुकेशन की एज ए आप कैरियर कोच बन सकते हैं। सो ये हर डिमेंशन में काम आता है। और दूसरा, आपके अब सवाल के दूसरे हिस्से तक आती हूँ, जिसमें आपने कहा कि देखिए, इसमें एज सच कोई क्वालिफिकेशन यूं रिक्वायर्ड नहीं है कि कोई इसके लिए डिग्री लेनी पड़ती है। मतलब इसके लिए कोई डिग्री नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग जरूर, हाँ, ये स्किल है, और जाहिर है स्किल को हासिल करने के लिए कुछ तो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन आपको कुछ टेक्निकल स्किल तो ऑब्वियसली लेनी पड़ती है, और फिर वो आपको उसके डिप्लोमाज हैं, और ये तमाम चीजें हैं जो करने के बाद कोई भी इंसान, ये नहीं है कि उसमें कोई स्पेसिफिक है कि वो किसी खास प्रोफेशन का पर्सन है, नहीं बन सकता है। इवन यंग जनरेशन भी जो अपनी सिर्फ एक चीज है कि जो बहुत यंग बच्चे हैं जिन्होंने अपनी अभी प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, उनके लिए ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं होता कि उनके अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने नहीं होते कि वो किसी को इस हवाले से गाइड कर सके। यानी कि एक्सपीरियंसेस जो है वो आपने कन्वर्ट करने हैं एग्जैक्टली इनटू कोचिंग में। एग्जैक्टली चल, जो कि मिडिल क्लास तबके के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है जी, वो ये है कि दो तरह की सोचें जो होती है ना, वो नॉर्मली तौर पे पाई जाती है। पहली ये होती है कि पढ़ के क्या करना है जी, करना तो काम ही है, ठीक है ना, इस वजह से कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं जी। दूसरी सोच ये होती है कि पढ़ के क्या करना है, ठीक है ना, जॉब तो मिलनी नहीं जी। तो ये सोच आती कहाँ से है? देखिए, ये सोच सोसाइटी से आती है सबसे पहले तो। माइंडसेट जो हमारा आबाओ अजदाद से चला आ रहा है, और इसके ताने बाने जाके कहीं ना कहीं जब हम बरे सगीर इकट्ठा था, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उससे मिलते हैं। क्योंकि उस वक्त अंग्रेज हुकूमत थी, तो वो भी ये चाहते थे कि लोग जो हैं वो जॉबियंस ही ज्यादातर जनरेट हों, और एजुकेशन सिस्टम भी इसी पे बेस करके बनाया गया। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वही एजुकेशन सिस्टम अभी तक फॉलो हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स को और हमारे जो सोसाइटी को ये लगता है कि भाई पढ़ें और उसके बाद जॉब कर लें तो शायद हम सिक्योर हो जाएंगे। तो स्किल्स इग्नोर होती गई, जो नहीं भी पढ़ पाए उनको ऐसा प्रेशर डाल दिया गया। हालांकि जरूरी नहीं कि अगर कोई पढ़ना, बेसिक एजुकेशन तो मस्ट है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उसको रिकमेंड करती हूँ,
बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ लोग हो सकता है कि जिनके अंदर टेक्निकल स्किल ज्यादा हो, तो वो एक बेसिक सी डिग्री लें, फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक करें, एफएससी करें, उसके बाद वो हो सकता है कि किसी टेक्निकल फील्ड में, कोई ज़राअत में जा सकता है, कोई वुड वर्क में जा सकता है, मुख्तलिफ किस्म की जो टेक्निकल फील्ड्स हैं, तो हो सकता है उसमें वो कंप्यूटर्स में चला जाए, वो हो सकता है उसकी इतनी एबिलिटी हो कि वो उस साइड पे तरक्की कर ले। मैम आपको नहीं लगता कि इसके लिए हमें रोल मॉडल भी, क्योंकि हमारे इलाके में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत कम जो है वो पढ़े लिखे कामयाब लोग हमें मिलते हैं। हमें बहुत से लोग इस तरह के मिलते हैं जो कि जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की होती, जो कि अनपढ़ होते हैं, और वो मतलब कि वो एक और मशहूर जो है बोला जाता है कि मैंने जी बगैर पढ़े लिखे लोगों को नौकर देखा है। पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे होते हैं बगैर पढ़े लिखे लोग। तो आपको नहीं लगता ये माइंडसेट वहां से भी बनता है कि यार जो है वो कुछ कहते हैं कि पढ़ लिख के भी तुमने 50-60 हजार रुपए की जॉब करनी, तो मैं लाखों रुपए बगैर पढ़े कमा रहा हूँ। देखिए हारून, आपने ये बड़ा एक सेंसिटिव सी बात है, लेकिन अगर समझने वाले हों या जो लोग खास तौर पे, फिर अगेन ट्रेनर्स या जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इस फील्ड में खास तौर पे पाकिस्तान में अब काम हो रहा है, जो काम कर रहे हैं, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इस पे अपनी स्पीचेस करें, लोगों को ये बताएं कि यहाँ पे फिर वही बात आती है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ भी नहीं है। सही। तो ऐसे लोग यकीनन अगर वो सक्सेसफुल हैं और लाखों कमाया है, तो कोई ना कोई स्किल उनके अंदर ऐसी है। अब स्किल है, हाँ स्किल है जी, ठीक है। अब वो स्किल को पॉलिश करते हैं, ठीक है, अपना वक्त लगाते हैं, वो फिर जो है वो कामयाब होते हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि ये हमारे जो अदारे हैं जी, वो उनका ये कसूर है, पेरेंट्स का कसूर है, मुआशरे का कसूर है? आप किसको देखती हो? देखिए मैं हारून, कसूर तो इस तरह कहा नहीं जा सकता, जाहिर है सबका ही कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो होता है, लेकिन जो मुझे उसमें सिर्फ जो एक प्रॉब्लम हम सबको आ रही है, जो हम शायद मिस्टेक कर रहे हैं कि हम वक्त और हालात के साथ साथ अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर रहे। आज से 40 या 50 साल पहले जो माइंडसेट था, उसको आज भी बुजुर्ग या हमारे पेरेंट्स या इवन सम टाइम हमारी कुछ जनरेशन भी वो लेके साथ चल रही है, जबकि आज के बच्चे जो एक क्लिक पे चीज हासिल कर सकते हैं, वो पहले दौर में नहीं होती थी। सो ये इसकी वजह से ये जो एक अजीब सा खिचड़ी बन रही है, ये इस वजह से भी बन रही है। सो खास तौर पे हमारा जो एल्डर्स हैं उनका रोल ज्यादा है कंपैरेटिवली। यंग जनरेशन को हमेशा हर कोई कहता है कि उनको चेंज करें, उनको समझाएं, ये समझ नहीं आती, इनको समझ नहीं आती। और मेरा यहाँ ये क्वेश्चन है कि आप अपनी तरफ देखें कि आप जो कर रहे हैं, क्या उससे तो नहीं वो यानी ऑपोजिट वो रिएक्ट कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं। हम अगर, मैं इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ, हम अगर ये कहें कि जी हम, कोई भी बड़ा ये कहे कि जी हम जाया करते थे, हमारे स्कूल, हमारे टाइम पे बड़ा फिक्स लिमिटेड टाइम होता था टीवी का, अच्छा, कि 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए टीवी ऑन होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स कहें या कुछ ऐसा, उनको ये समझाते हैं और तुम लोग सारा दिन टीवी के साथ लगे रहते हो या कंप्यूटर्स के, और ये कह के साथ ही हम लोग शाम में हमारे वो बड़े कंप्यूटर और लैपटॉप लेके बैठते हैं और लगातार रात के 10 बजे तक बैठे रहते हैं। तो बच्चा ये कहेगा, उसको सिर्फ ये एक फैंटेसी कहानी लगेगी, एक फैंटेसी लगेगी, उसको ये नहीं लगेगा कि भी खुद भी तो आप ये कर रहे हैं ना। तो आपको लगता है कि वालिदैन को पहले रोल मॉडल जो है खुद बनना पड़ेगा, फिर वो बच्चों में कोई चीज जो है ना वो ला सकते हैं। अच्छा, ये जो इसी वजह से मेरे ख्याल में पेरेंट का जो गैप आ रहा है, जो चिल्ड्रन, जो हम कहते हैं जनरेशन गैप, जिसे हम एक चीज कहते हैं, ये भी इसी वजह से आ रहा है। किसकी कोई और वजह? देखें, इसको मैं थोड़ा सा खुल के बताना इसलिए चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि हम 2 चीजों पे काम नहीं करते एज ए पेरेंट। एक चीज कम्युनिकेशन गैप और दूसरा डिसिप्लिन। यानी हमारे यहाँ कम्युनिकेशन नहीं की जाती बच्चों के साथ, बच्चों से पूछा नहीं, उनको सुना नहीं जाता, बस अथॉरिटेटिव वे में। जबकि ये जनरेशन वो है जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन है, ये वो जनरेशन नहीं है जो आज से 40 साल पुरानी जनरेशन थी। तो इनको अपनी मर्जी से चलाने के लिए आपको खुद टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, और सबसे पहली चीज कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी नीड द लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ पेरेंटिंग। अच्छा, हमें मतलब कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ पेरेंटिंग भी अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है ना। और जो है बच्चों को अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे इसी मौजू पे बात कंटिन्यू रखेंगे। प्रोग्राम उम्मीद के साथ मैं हूं हारून इकराम, और मैम साइमा हमारे पास मेहमान है जो कि बड़ी अच्छी हमसे बातें कर रही है पेरेंटिंग से। हम इंशाल्लाह वापस आते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद वापस आने के बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है ना इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हम लोग प्रोग्राम उम्मीद के साथ। मैं हूं हारून इकराम, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है मैम साइमा। मैम साइमा, आपने बात की
पेरेंटिंग की न्यू टेक्निक्स पे। जी बिल्कुल। ठीक है, आप इस पे जो है वो ट्रेनिंग भी करवाती है। जी बिल्कुल। थोड़ी सी एक दो टेक्निक हमें बता दें कि कौन कौन सी टेक्निक्स है। हाँ देखिए, एज सच यूं आप कहें कि टेक्निक्स के नाम हमें एज ए पेरेंट क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन का मुजाहरा करना पड़ेगा। क्रिएटिव थिंकिंग आती किस तरह बनाए क्रिएटिव थिंकिंग? देखिए, मैं आपको इसकी एक अपने घर से एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को नींद पूरी करनी चाहिए, 10 से 12 घंटे सोना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि पेरेंट्स को मैंने एक अपने घर में टेक्निक इसको आजमा के भी देखा। बच्चे जाहिर है जब अगर उनकी क्लास के 80% बच्चे जो हैं वो रात 1 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं और सुबह उठ के स्कूल जाना मुश्किल, तो ओवरऑल बच्चों की परफॉर्मेंस पे असर होता है। तो मैंने अपने बच्चों को एक कंडीशन दी क्रिएटिव सोच के कि आप ऐसे करें कि ये जो मंडे से लेके फ्राइडे तक है या थर्सडे तक, इवन आप समझ लें थर्सडे नाइट तक आप 9 बजे सोएंगे। और जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे है उस दिन जो आपका दिल करेगा वो आप अपनी मर्जी से जागेंगे। सो मेरी भी पूरी हो गई कि वो 9 बजे सोते हैं, स्कूल टाइम पे उठते हैं, अपनी मर्जी से खुशी खुशी उठते हैं और टाइम पे स्कूल जाते हैं। और फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट को वो चाहे सारी रात जागें, तो बच्चों को ये खुशी है, वो इंतजार करते हैं। सो ये एक यानी कि आपने विन विन फार्मूला बनाया। जी। अब इसी तरह छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं जैसे आप बच्चे को यस और नो में ऑप्शंस ना दें। अच्छा, यस और नो में नहीं देना चाहिए। नो में देंगे तो वो फिर आगे से रिएक्ट करेगा। सो आप 2 ऑप्शंस दे दें कि बेटा, फॉर एग्जांपल पढ़ाई की बात है कि आपने अभी 5 बजे पढ़ोगे या आपका ख्याल है कि आप 7 बजे पढ़ोगे। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बेसिक टेक्निक्स होती हैं जो पेरेंट्स अगर इस पे बात करें, आके इस पे समझें। क्योंकि देखें, ये जो जनरेशन है, एक चीज मैं यहाँ बताते चलूँ हारून के जो 2000 के बाद की जनरेशन है, इनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। और हम जो 80s 90s के लोग हैं, इनका माइंडसेट बिल्कुल उस हवाले से डिफरेंट है। तो इस गैप को कवर करने के लिए पेरेंटिंग के सेशंस होने चाहिए और हम लेते भी हैं, ट्रेनिंग करवाते भी हैं। हमारा जो इदारा है द स्किल्स एनहांसमेंट एकेडमी, इस हवाले से ट्रेनिंग्स देता भी है। और फिर वही बात आ जाती है लाइफ कोचिंग। मैं हर पर्सन को रिकमेंड करती हूँ पाकिस्तान में कि वो इसकी बेसिकली ज़रूर स्किल हासिल करें, क्योंकि चाहे आप पर्सनली या प्रोफेशनली आप किसी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को हैंडल करने में आपको डिफ़िकल्टी है, तो आपको जब ये पता लगेगा कि मैंने इसको कैसे ओवरकम करना है, तो वो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम उम्मीद में। मैं हूं अरून इकराम और मेरे साथ मेहमान मौजूद है मैम साइमा, जो कि ट्रेनर है, लाइफ कोच है हमारे साथ लोग प्रोग्राम उम्मीद में। मैं हूं अरून इकराम और मेरे साथ मेहमान मौजूद है मैम साइमा। मैम साइमा जो है वो स्किल इन्हांसमेंट एकेडमी की डायरेक्टर है। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि आपका जो अदारा है स्किल इन्हांसमेंट एकेडमी, ये कैसे वर्क करती है? जी बेसिकली मैं इसको बताती हूँ। ये हमने 2018 में इसको लॉन्च किया था पाकिस्तान में, और इसके हवाले से हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स यहाँ स्टार्ट करनी शुरू की। और कैसर अहमद राजा साहब जो इसके हमरे CEO हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। वो खुद भी बिजनेस कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं। और हम यहाँ पाकिस्तान में बेसिकली ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करवाते हैं, लाइफ कोच करवाते हैं, और NLP जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपको पता है, और इसके साथ टीचर्स ट्रेनिंग करवाते हैं। ये तमाम चीज़ें करा रहे हैं और हम ये अनाउंस करते हैं। और हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, हमने तकरीबन 4 सूबों में काम शुरू किया हुआ है। और हमारी बड़े पैमाने पे किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तकरीबन हर कोर्स के 5 से 7 बैचेस गुजर चुके हैं। अच्छा मैम, आपकी जो है वो कोर्स की सक्सेस रेशो क्या है, और जो है वो आपको क्या लगता है कि जो बंदा आपके पास जाता है वो किस लिहाज से डिफरेंस हो सकता है, मतलब क्या वो डिफरेंट प्रोड्यूस करता है? देखिए, एक तो सक्सेस रेशो इस तरह तो मैं नहीं कह सकती कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर्स हैं, बट ये है कि हमारे एक प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग्स लेने वाले लोग प्रोफेशनली ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मीडिया पे भी आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जिस तरह का सोशल नेटवर्क्स हो या जैसे भी हों, उस तरह आ रहे हैं। फिर हमें जो फीडबैक्स मिलते हैं लोगों के, जो हमें रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि और सबसे अच्छा जो हारून इसमें मैं शेयर करना चाहूँगी हमें रिस्पॉन्स आता है, वो ये आता है कि लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। सो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फीडबैक है। जब आपकी पर्सनल लाइफ चेंज होती है तो आपसे रेलेवेंट जितने पर्सन्स होते हैं उनकी लाइफ भी ऑब्वियसली
चेंज हो ही रही होती है। सो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा ये है कि जब लोग इसमें ट्रिक्स और इसमें हमारे तमाम कोर्सेज की बेसिकली जो थीम ही ये है कि पहले अपने ऊपर काम करें। सही, मतलब कि पहले अपने ऊपर काम होगा तो हाँ जी, और ये नेचुरल है कि जब आपके अंदर काम होगा, आपके अपने अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो आप जो स्प्रेड करेंगे अपनी सोसाइटी में वो भी पॉजिटिव ही होगा। नॉर्मली हम इसको एज ए वो नहीं लेते कि ये एक आपने अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ लिया है कि जी हम अब ट्रेनर बन गए हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में आप मिसकमिट भी कर रहे हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है, लोगों की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। सो हम ओवरऑल लाइफ को चेंज करते हैं। ये एक ट्रेनर की ही नहीं, मतलब एक इंसान के अंदर भी ये सारी की सारी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो कमिट कर रहा है वैसा करे, वादा पूरा करे, ठीक है, लोगों के साथ धोखाधड़ी ना करे। बिल्कुल सही ठीक हो गया। अच्छा,